अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज जो है फिजिक्स का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स के लेक्चर में हम फिजिक्स का डिफिनेशन ही डिस्कस करेंगे कि असल में फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स के डिफिनेशन से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फिजिक्स की जितनी ये फिलॉसफी है ये किस तरह से निकल आई है। तो थोड़े से बैकग्राउंड की तरफ हम चलते हैं कि बैकग्राउंड को डिस्कस कर देते हैं कि बैकग्राउंड में फिजिक्स जो है ये पहले किस तरह से था और अभी किस तरह से हम फिजिक्स को डिस्कस करें। सबसे पहले कुछ ग्रीक फिलासफर्स होते जो कि उन्होंने इस फिजिक्स में मतलब ये जो फिजिक्स की रिवॉल्यूशन हुई है तो पहले ये ग्रीक फिलासफर्स ही थे जिन्होंने फिजिक्स को डिस्कस किया था। मतलब उन्होंने एक फिलॉसफी दी थी। जो ग्रीक फिलासफर थे वो ये कहते थे कि ये एक नेचुरल फिलॉसफी है, हर चीज को वो नेचर के साथ जो है मतलब नेचर का नेम उन्होंने दिया था, वो नेचुरल फिलॉसफी थी। ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर जो होती है या इसी तरह जो फिजिकल जितना यूनिवर्स है तो उसको उन्होंने नाम दिया था नेचुरल फिलॉसफी। इसमें मैंने मतलब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट मेंशन किए हैं जैसा कि अरिस्टोटल था, प्लेटो था और गैलीलियो। ठीक है, इन ये तीन साइंटिस्ट मतलब ऐसे थे जो कि 17 सेंचुरी से पहले गुजरे। तो इन्होंने जो फिलॉसफी ये डिस्कस कर रहे थे तो वो नेचुरल फिलॉसफी थी। ठीक हुआ। इसी तरह फिर ये नेचुरल फिलॉसफी फर्दर दो टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया था, जिसे पहले फिजिकल साइंस कहा जाता था और इसी तरह बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जो कि अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स हो चुका, केमिस्ट्री हो चुका, इसी तरह एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड जो स्टडी है या जो उसका सब्जेक्ट है, इसी तरह जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी हो गया। ठीक है, इसके साथ जो बायोलॉजिकल साइंस है, तो बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजी, इसके साथ जोलॉजी जो कि इसकी टाइप्स में भी आती है, बॉटनी, पैथोलॉजी या कार्डियोलॉजी, इसके रिलेटेड फार्माकोलॉजी, जो और फर्दर इसके ब्रांचेस है तो वो बायोलॉजिकल साइंस में ये स्टडी करते थे। जिस तरह मतलब प्लांट्स एनिमल की स्टडी तो ये भी मतलब बायोलॉजिकल साइंस में आती है। लेकिन इसके साथ जिस तरह मतलब फिजिकल यूनिवर्स है हमारा, जिसमें प्लैनेट्स है वो रिवोल्यूशन कर रहे हैं, इसके साथ जो है सन है, हर एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहा है। इसी तरह अर्थ की अपनी भी एक रोटेशन है जो कि उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। तो इस तरह हम एस्ट्रोनॉमी में डिस्कस करते हैं जो कि ये फिर बाद में ये सारी चीजें फिजिक्स में डिस्कस होने लगी। लेकिन पहले इन चीजों को फिजिकल साइंस कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल एक गेंद है जो कि जिसे हम फेंक देते हैं और फिर वो जमीन की तरफ आ जाती है, तो किस तरह एक बॉल जो है वो जमीन की तरफ आती है, ये स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। जियोलॉजी जो कि हमारे पास अर्थ की स्टडी है। अर्थ की स्टडी का मतलब यह है कि जिस तरह हम अर्थ के सरफेसेस को देखते हैं कि उसमें 3 सरफेसेस हम डिस्कस करते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ये भी जियोलॉजी जो कि पहले इसे नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था, जो स्टडी जो है इसमें इंक्लूड थी। ठीक है, मेट्रोलॉजी जो है वो किसे कहा जाता है, तो मेट्रोलॉजी में ये जो वेदर हम डिस्कस करते हैं, इसी तरह जो क्लाइमेट चेंज है, डेली बेस पे क्लाइमेट चेंज हमारे पास होती है ना, तो वही क्लाइमेट चेंजेस जो आती है उसे हम मेट्रोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री हमारे पास जितने मतलब प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के या जो है हमारे पास सब्सटेंसेस है, पेवर सब्सटेंसेस, इम्पेवर सब्सटेंसेस, कंपाउंड, तो ये सारे केमिस्ट्री में हम जो है इसकी प्रॉपर्टीज को, इसकी कंपोजिशन को, इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं जो केमिस्ट्री में हमारे पास आते हैं। तो देखते हैं कि अभी फिजिक्स असल में क्या चीज है हमारे पास। तो ये जितने पहले ये थ्योरी डिस्कस हुई थी, तो असल में फिलॉसफी इस वर्ड को कहा जाता है ना, कि फिलॉसफी में ये होता था कि ये एक रीजनिंग, इनका मतलब जो फैक्ट होता था तो वो रीजनिंग होता था। ऐसा नहीं होता था कि मतलब वो कोई एक्सपेरिमेंट करते थे, नहीं, ऑब्जर्वेशन से वो जो है ये फिलॉसफी मतलब बता देते कि ये थ्योरी इस तरह हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मतलब प्लेटो थे जो कि उन्होंने कहा था, उन्होंने प्लैनेट्स की सर्कुलर मोशन के बारे में बताया था कि प्लैनेट जो है वो हमारे पास सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, अराउंड सन। लेकिन ये उन्होंने सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही बताया था, जो कि फैक्ट भी था बाद में, ठीक है, और कुछ रीजंस थे। तो इसी तरह फिलॉसफी जो है असल में कुछ फैक्ट्स होती है, रीजनिंग होती है, जो कि ऑब्जर्वेशन के जरिए हम हासिल करते हैं। तो फिजिक्स को देख लेते हैं। फिजिक्स असल में स्टडी ऑफ नेचर है, वही नेचुरल फिलॉसफी वाली बात है, लेकिन स्टडी ऑफ नेचर, फिजिकल यूनिवर्स, स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम को भी हम डिस्कस करते हैं। स्पेस एंड टाइम के रिलेटेड जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये स्पेस एंड टाइम में उसी थ्योरीज को हम डिस्कस करते हुए हम स्पेस एंड टाइम को डिस्कस करते हैं। ठीक है,
दूसरी जो डिफिनेशन है जो कि बुक्स में आप ज्यादातर देखते हैं, तो वो ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, के वे एक साइंस की ऐसी शाख है जिसमें हम मैटर को, एनर्जी को और इसका जो म्यूचुअल म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसे हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे ये थ्री टर्म्स जो डिस्कस हुए, मैटर, एनर्जी और म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो यहाँ पे इस मैटर मैटर को तो आप जानते हैं कि हर वो चीज जो कि जगह घेरती है और उसका कुछ ना कुछ वजन हो उसे मैटर ही कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं एक ह्यूमन हूँ जो कि मतलब मेरा वजन भी है, इस तरह मैंने जगह भी घेरी हुई है। तो इसी तरह ये बोर्ड है जिसने इस वॉल पे जगह भी घेरी हुई है और इसका कुछ ना कुछ वजन भी है। तो यही हमारे पास मैटर है। एनर्जी हमारे पास क्या चीज है? काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी असल में जो सलाहियत हमारे अंदर है जिसके जरिए हम कोई मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कि किसी सलाहियत की वजह से वो मैकेनिकल वर्क को जो है परफॉर्म करता हो, तो उसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, या इसी तरह ये डिफिनेशन भी हम लिखते हैं कि इट इज द एजेंट व्हिच कॉजेस सम चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम। ऐसा एजेंट जो कि किसी भी सिस्टम में चेंजेस को काज करता है, ठीक है, कोई चेंज लाता है हमारे पास। तो इसमें फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एनर्जी के टाइप में आती है। पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसे कहते हैं जो कि बॉडी की मोशन की वजह से जो प्रोड्यूस होती है, तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है कि बॉडी की पोजीशन की वजह से जो है हमारे पास एनर्जी पोजेस करती है कोई बॉडी, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर जो है अभी जमीन से कितना दूर है, तो मतलब ये जमीन से किसी फासले पे है ना, तो अभी इसको हम पोजीशन इसका कहते हैं कि ये जमीन से कितना दूर है, ये इसकी पोजीशन अभी क्या है। तो ये भी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है ये पोजेस कर रही है। ठीक हुआ। इसके साथ हीट एनर्जी जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, कोई भी रबिंग फिनोमेना से या फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हीट एनर्जी कहलाती है। केमिकल एनर्जी हमारे फूड में स्टोर होती है, जो कि फिर वो केमिकल एनर्जी भी बाद में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी की यहाँ पे कुछ टाइप्स मैंने डिस्कस किए या लिखी है, तो इस वजह से कि मतलब आपको समझ आ सके कि एनर्जी की कुछ अकसाम इस तरह से। अभी म्यूचुअल रिलेशनशिप पे आते हैं, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप यहाँ ये दो टर्म तो डिस्कस होते हैं, मैटर और एनर्जी, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते कि इसका काम क्या मतलब होता है। असल में एनर्जी और मास, मैटर या मास कह रहे, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है जो कि आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि एनर्जी की कन्वर्जन मास में होती है और मास की कन्वर्जन एनर्जी में होती है। अब ये किस तरह पॉसिबल है? ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे होंगे कि मास जो है वो तो हमें पता है, मतलब आप एग्जाम्पल दे रहे कि मतलब वो जो है जो कि जिसे हम जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो वो एनर्जी उससे मतलब एनर्जी जो है एमिट हो जाती है। केमिकल एनर्जी जो उसमें स्टोर होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यह कि वो मास था ना, वो हमारे पास एक मास था, जबकि हमने उसे जला दिया तो उसकी जो एनर्जी थी वो क्या हुई, मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। उसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर थी जो कि केमिकल एनर्जी थी। इसी तरह उस वो एनर्जी पर क्या हुई, चेंज भी हुई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज भी हुई, एनर्जी कन्वर्जन में भी है ये। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में चेंज हुई? केमिकल से हीट एनर्जी के फॉर्म में चेंज हुई। तो यही एग्जांपल आप लेते हैं या बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसा कि आप कहते हैं कि फ्यूल को जब हम जलाते हैं या ऑयल को हम जलाते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होती है, वो भी एक फॉर्म से मतलब एनर्जी की कन्वर्जन होती है। वो मास होता है हमारे पास, ऑयल मास है, तो वो फ्यूल या ऑयल जो है मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू बर्निंग प्रोसेस। इसी तरह भी तो ये तो आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल सोची है, ठीक है, और बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है असल में ये न्यूक्लियर रिएक्शंस से रिलेटेड था। ठीक हो, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी की कन्वर्जन होती है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, असल में इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें सही तौर से पता चल जाता है। अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस में कौन से रिएक्शन ज्यादा देते हैं? तो मतलब दो मेन रिएक्शंस है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में आते हैं। एक है पियर एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। अभी इस न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोसेस में क्या होता है? इसमें यह होता है कि दो पार्टिकल्स होते हैं, एक हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और दूसरा हमारे पास उसका एंटी पार्टिकल है जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं, तो उस इंटरेक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी
जो है या रेडिएशंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उन रेडिएशंस को कहा जाता है जिसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। ऐसे रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। और वो रेडिएशंस जो एनर्जी पोजेस करती है, जो एनर्जी वो रखती है, उसे हम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। असल में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वाले जो वेव्स या रेस प्रोड्यूस होंगे वो असल में फोटॉन होंगे, ये असल में क्वांटा है। ठीक है, क्वांटा जो है ये वेव पैकेट्स होती है, या इसी तरह से हम पल्सेस भी कहते हैं। तो फिर इन्होंने जब ये लाइट के फिनोमेना में हम लेते हैं तो लाइट के फिनोमेना में हम इसे फोटॉन नेम देते हैं। ठीक है, तो ये असल में फोटॉन थे कि इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से फोटॉन इमिट हुआ। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब ये दोनों इंटरेक्ट होते हैं तो इसकी वजह से एक एनिहिलेशन प्रोसेस होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक हुआ, इसके डिस्ट्रक्शन की वजह से इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज जो है वो इमिट होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होती है जो कि फोटॉन की फॉर्म में। तो ये वाला फोटॉन ये इस डायरेक्शन में चले जाते हैं और ये वाला फोटॉन इस डायरेक्शन में से इमिट हो जाता है। ठीक हुआ, अब ये दोनों जो है करीबन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो पोजेस करते हैं। ठीक है, या ये रखते हैं। इसी तरह इसकी भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो ये दोनों फोटॉन्स जो है इतनी एनर्जी रखते हैं। इसमें क्या है कि ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन है इसके बारे में किसने प्रेडिक्शन दी थी? ये डिराक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1928 में इसके बारे में प्रेडिक्शन दी थी कि इस इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल भी है, क्योंकि जब भी इनके दरमियान कोलिजन होती है ना, ठीक हुआ, या फिर प्रोडक्शन इसके बाद एक टॉपिक है कि जब फोटॉन जो है ये एक न्यूक्लियस में बम्बार्ड करते हैं हम, तो फोटॉन उस न्यूक्लियस से एक एलिमेंट्री पार्टिकल को भी जो है प्रोड्यूस करता है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रोडक्शन होती है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक एंटी पार्टिकल भी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन खुद जो है पैदा नहीं हो सकता, फिर प्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन जब डिराक ने दी थी 1928 में। 1932 में जो कॉस्मिक रेडिएशन है उसके ये किसने डिस्कवर की थी? कार्ल एंडरसन ने। ठीक हुआ, अब ये जो दो फोटॉन्स है असल में ये तो ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से इनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाता है। ठीक है, मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये असल में दोनों मैटर्स है, तो मैटर की कन्वर्जन किस चीज में हुई? एनर्जी में। ठीक हुआ, इस प्रोसेस से तो हमें पता चल गया कि पेयर एनिहिलेशन के प्रोसेस में, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस है, इसमें मैटर जो है वो कन्वर्ट हुआ किस चीज में? एनर्जी में। अच्छा, भी पेयर प्रोडक्शन भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? एक फोटॉन ले लेते हैं, वही एनर्जी पैकेट्स। ठीक हुआ, या जैसे क्वांटा कहा जाता है, तो वो फोटॉन जो है हम एक हैवी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करते हैं, उस हैवी न्यूक्लियस से वो क्या कर देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देते हैं। इसी तरह इसके साथ इसका एंटी पार्टिकल भी इमिट होता है, पॉजिट्रॉन। ठीक हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन अकेले जो है वो जो है अकेले इमिट नहीं हो सकता, इसके साथ एंटी पार्टिकल जो है इसकी मिशन लाजमी होगी। इसकी वजह यह है कि फिर इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के खिलाफ हो जाते हैं फिर, जो कि उसे वायलेट करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब भी फोटॉन जो है न्यूक्लियस पे बम्बार्डेड होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन को, इसी तरह एक पॉजिट्रॉन को इमिट करेगा लाजिमन। ठीक हुआ, तो इस वजह से जो है in order to create electron positron pair a minimum of 2 m0 square energy is required, इसके लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे एच न्यू क्या शो करता है? ये असल में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है जो कि एनर्जी के बराबर है। एनर्जी के लिए इक्वेशन हम लिखते हैं, एच जो है ये प्लैंक क्वांटम जो है प्लैंक्स कांस्टेंट को शो करता है। इसे न्यू कहा जाता है जो कि फ्रीक्वेंसी को शो करता है, क्योंकि हर एक वेव की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह इसकी फिर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। तो इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि ये किस रेंज में जो है ये इस पे स्ट्राइक होती है? असल में ये गामा रे के रेंज में जो है, यहाँ पे हमने पेयर एनिहिलेशन में भी डिस्कस किया कि ये गामा रे के रेंज में जो है इसकी वेवलेंथ होती है। ठीक हुआ, या इसकी फ्रीक्वेंसी भी फिर आप अकेले की फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा, वेवलेंथ पे इसकी कम होती है। तो एच न्यू को हम बराबर कर लेंगे 2 m0 स्क्वायर के साथ। यहाँ पे m0 जो है ये असल में मास है। ठीक हुआ, जो कि इलेक्ट्रॉन का मास है 2, वही फार्मूले में 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, जो कि ये इसी स्पीड ऑफ लाइट को शो करते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 पावर होल स्क्वायर। तो इन सारे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है? ये भी एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, एनर्जी का यूनिट है।
ठीक है, जिस तरह जॉल है तो एनर्जी के लिए हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन में ये यूनिट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी एक फोटॉन कैरी करेगा। ठीक हुआ, इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी हमारे लिए। तो फिर प्रोडक्शन में कितनी एनर्जी हमारे पास रिक्वायर होगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मास, जो कि उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। तो फिजिक्स की डिफिनेशन में ज्यादातर यही म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में हम नहीं समझते कि ये असल में क्या चीज है। तो जो कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, उम्मीद है आपको सारा समझ आ चुका होगा दोनों के बारे में। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।